एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुप्रीम शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड की एकमात्र केदारनाथ विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के आज नतीजे आ जाएंगे। यहाँ पर बीजेपी से आशा नौटियाल और कांग्रेस से मनोज रावत के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और उसी के साथ साथ कुछ ही देर में शुरुआती रुझान भी आने लगेंगे। केदारनाथ सीट पर कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक शैला रानी रावत का जुलाई में निधन होने के कारण केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हो चुकी थी। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 57.64% मतदान हुआ था। तो आज इसके नतीजे सामने आएंगे। इस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ झारखंड विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, उसी के साथ साथ आज उत्तराखंड की एक सीट पर यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है उसकी जो यहाँ पर उसका नतीजा जो है वो निकल कर आज सामने आएगा। 8 बजे से सुबह जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है और आज शाम तक नतीजे सामने आ जाएंगे। हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से समीकरण बन रहे हैं। धनराज, बताइएगा किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर मतगणना काउंटिंग नजर आ रही है? बिल्कुल चेतन, देखिए आपको बताता चल कि केदारनाथ का जो चुनाव है 20 तारीख को मतदान हुआ था और आज उसका परिणाम है। और परिणाम के तहत देखिएगा कि जो ईवीएम है एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, सेंट्रल रूम बनाया गया है जहाँ पर पूरी काउंटिंग चल रही है। आज सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी थी और देखिएगा कि सबसे पहले जो है पोस्टल ऑर्डर जो है उसकी काउंटिंग की गई, जो 1100 से अधिक थे, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आई थी। और अभी तक की मैं बात करूँ तो अभी तक 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है जिसमें बीजेपी अभी बढ़त बनाए हुए है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो प्रत्याशी है बीजेपी के आशा नौटियाल वो 2300 वोटों से आगे चल रही है। और वही देखिएगा कि जो सुरक्षा की बात करो, तमाम सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। तमाम सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि आज जो 6 प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़े थे उनकी जो किस्मत का ताला है वो खुलता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो तस्वीर है पूरी वो 3 या 4 बजे तक कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी कि आखिर कौन केदारनाथ का विधायक चुना जाता है। लेकिन ये देखा जाए कि अभी तक यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन अभी देखिएगा कि जो तस्वीर साफ होगी उसके बाद ही कहा जा सकता है कि आखिर केदारनाथ को किसको बनना क्या है। धनराज, दावे किए जा रहे थे कांग्रेस पार्टी द्वारा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी दावे कर रही थी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का होल्ड पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। केदारनाथ विधानसभा जो सीट है उस पर कांग्रेस पार्टी लगातार तंज कसते कहीं ना कहीं नजर आ रही थी मुख्यमंत्री धामी पर और अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन तस्वीरें साफ है, भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती नजर आ रही है। बिल्कुल चेतन, देखिए दावे दोनों ही पार्टी बड़े बड़े कर रही थी कि केदारनाथ की सीट जो है उनके पाले में जाएगी। लेकिन अब देखिए कि अभी कुछ समय ही पार्टी बचा है, कुछ समय बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि केदारनाथ की जो सीट है वो किसके पाले में जाती हुई नजर आ सकती है, कांग्रेस या फिर बीजेपी। लेकिन अभी देखा जाए तो जो चौथे राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और 2300 वोटों से आगे बीजेपी की प्रत्याशी चल रही है। लेकिन अभी देखिएगा कि 14 राउंड में पूरी काउंटिंग होनी है। यानी कि अभी कहा जा सकता है कि 10 राउंड और बाकी बचे हैं। तो 10 राउंड में देखने वाली बात होगी कि किसका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि अभी ये कहना मुश्किल होगा कि आखिर होगी। तो क्योंकि अभी देखिएगा कि काउंटिंग लगातार जारी है और तमाम जो अधिकारी हैं वहाँ पर जमे हुए हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ पर जमा हुआ है, निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनके जो समर्थक हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब सोचेगा कि कुछ समय बाद जब तस्वीर साफ होगी तो उससे पता लग जाएगा कि आखिर केदारनाथ को का विधायक कौन होगा। लेकिन अभी तक देखा जाए तो जो बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं तो ये माना जा रहा है बीजेपी जीत सकते, जैसे बड़े बड़े दावे बीजेपी की तरफ से भी किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी किए गए। धनराज, पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी कुछ लोगों की वोटिंग करवाई गई थी, क्या उसकी मतगणना हो चुकी है?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कि सबसे पहले जो काउंटिंग शुरू हुई है वो पोस्टल ऑर्डर से ही शुरू की गई है जी। और जिसमें कहीं ना कहीं 400 वोट पाकर बीजेपी ने बढ़त बढ़ाई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आश्वस्त है कि जिस तरीके से शुरुआती दौर में उनको बढ़त मिली है तो कहीं ना कहीं लास्ट तक वो बढ़त बढ़ते हुए रहेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब 10 राउंड बाकी जो बचे हैं उसमें कौन बढ़त बनाता है या कौन नीचे जाता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो केदारनाथ का चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टक्कर दोनों ही प्रत्याशियों के बीच है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। हालांकि जो निर्दलीय भी कुछ प्रत्याशी वहां पर खड़े हुए हैं उनके कुछ मत जरूर मिले हैं, लेकिन उनका जीतना मुश्किल है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने है। धनराज, मतगणना स्थल जो है जहाँ पर वोटिंग हो रही है वो पूरा एरिया, उसको कितने जोन्स में बांटा गया है और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सेशन आपको बता दूं कि जितना जो एरिया है जहाँ पर काउंटिंग चल रही है उसको 14 जोन में बांटा गया है। 14 जोन में जो अधिकारी हैं वो सब अलग अलग सेक्टर के अधिकारी वहाँ पर लगाए गए हैं, यानी कि IAS तक के वहाँ पर लगे हुए हैं और तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो भी वहाँ पर मौजूद है और सुरक्षा दृष्टि से कहीं ना कहीं CCTV कैमरे भी वहाँ पर कराए गए हैं ताकि किसी का कोई आरोप निर्वाचन आयोग पर न उठ सके और कोई सवाल या निशान न उठ सके। इसको लेकर पूरी सुरक्षा भी वहाँ पर बरती जा रही है। हालांकि जो कहा जाए कि जो कार्यकर्ता है उनको अंदर नहीं दिया गया, उनको बाहर ही रोका गया है, लेकिन जो एजेंट है होते हैं उनको अंदर जाने की अनुमति मिली है। वही एजेंट सिर्फ वहाँ पर मौजूद है, वही बाहर तक अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको पूरी सूचना दे रहे हैं कि पल पल की किस राउंड में कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है। ये कहीं ना कहीं उनके द्वारा ही सूचना दी जा रही है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है या फिर कहा जाए निर्वाचन आयोग है, तमाम सुरक्षा की दृष्टि से भी और तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर पहले से ही दुरुस्त है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज सर यहाँ पर अपडेट कर रहे थे केदारनाथ उपचुनाव को लेकर, जहाँ पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे के करीब जो है वो नतीजे निकलकर सामने आ जाएंगे। यहाँ पर काउंटिंग हो रही है, जो मतगणना स्थल है वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और कुछ अलग अलग जोन में भी इस एरिया को बांटा गया है। आगे बढ़ेंगे, देहरादून में स्थित मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय UPES का 22वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। पहली बार ये दीक्षांत समारोह 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें कि UPES की सारी जो विद्यालयों में से प्रत्येक को समर्पित अलग अलग समारोह होंगे, जो प्रत्येक विषय के छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित करने के लिए एक विशेष मंच प्रदान करेगा। 26 नवंबर तक UPES के सभी 7 विद्यालयों के छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी, जिससे कि स्नातकों और साथ ही साथ उनके परिवारों के लिए एक सार्थक और यादगार अनुभव होगा, क्योंकि वो गर्व के साथ अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे। समारोह की शुरुआत स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्कूल ऑफ लॉ के दीक्षांत समारोह से हुई। UPES ने मुख्य अतिथि के रूप में लॉ और जस्टिस मंत्रालय के माननीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का स्वागत किया। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति JJ मुनि और उत्तराखंड के महाधिवक्ता माननीय SN बाबुलकर को उनके दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में CSIR के डायरेक्टर जनरल और DSIR के सेक्रेटरी डॉक्टर कलिश्वली द्वारा जो है वो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की और इस अवसर पर अपनी उपस्थिति उन्होंने दर्ज करवाई। उनके साथ INSERM पेरिस के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनी कावेरी भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, देखिए हमारे शासन करने के 3 अंग, एक एग्जीक्यूटिव विंग है, एक लेजिस्लेटिव विंग है, एक जुडिशरी है और मीडिया भी एक लोकतंत्र का स्तंभ है। ठीक है, अब ये तीनों अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि केसेस पेंडिंग क्यों, ये विषय तो इसके लिए सरकार ने भी चिंता की है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिंता की। जो हमारा कंसल्टेशन अब तक हुआ उसमें ऐसा लगता है कि ADR इसका एक माध्यम है जिसमें कोर्ट केसेस कम हो सकते हैं। आल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, उसमें हम कॉमर्शियल कोर्ट भी काफी ठीक संख्या में बना रहे हैं। आर्बिट्रेशन एक्ट को भी हमने अमेंड किया है, मीडिएशन लॉ को भी हमने अमेंड किया है
और आप देख रहे होंगे कि जो एक्सपर्ट होते हैं उन चीज़ों के, उनको हम आजकल जज भी आ रहे हैं उसी लाइन के। तो मुझे लगता है कि कोर्ट केसेस जो ADR जैसे हम अपनाते जाएंगे तो कोर्ट केसेस कम हो जाएंगे और हम इस दिशा में लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी ने बहुत ही छोटे स्केल पे एक शुरुआत करी थी, जिसमें हमने लगभग 200 बच्चे थे जब हमने शुरू किया था आज से 20-21 साल पहले, और अब हमें काफ़ी बड़ी और उभरती हुई यूनिवर्सिटी के तौर पे अपने आप को स्थापित किया है देश में। तो अब हमारे पास लगभग 16,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। हम देश में जो टॉप के शीर्ष के 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अब शामिल हैं। नॉट सिर्फ देश में बल्कि वी आर ऑल्सो नाउ रैंक्ड अमंग्स टॉप 600 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। In several categories now we are amongst world's top 150, world's top 200, world's top 500 universities. So overall the university is doing very well on the academic side, and we are working really hard on the student experience and the outcome side, and that is what is visible in the hall, where students and parents are very happy with the outcomes and the quality of education that they received at the university. युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी जो ड्रीम्स है उसको फॉलो करें, बिल्कुल ना घबराएं कि कोई बड़ा ड्रीम है यू कैन नॉट अचीव, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अचीवेबल, एंड आई बिलीव विद गुड फैकल्टी, विद गुड पीपल अराउंड यू, यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाटएवर यू बिलीव यू कैन इन योर लाइफ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित 28वीं ICAR क्षेत्रीय समिति प्रथम की बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से कृषि मंत्रीगण और वैज्ञानिक और साथ ही साथ कृषि विद्यालय के कुलपति सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रीय समिति की बैठक में कृषि के क्षेत्र में प्रदेश की निम्न समस्या पर शोध किए जाने पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। वहीं गणेश जोशी ने जंगली जानवरों द्वारा खेती को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये तमाम चीजों पर बात की गई, जिससे कि जो किसान है उनकी खेती के प्रति रुचि कम हो रही है। इसी हेतु खेती को जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु किफायती तथा उपयोगी समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया और ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि पूर्व में किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए घेर बाड़ के लिए केंद्र सरकार द्वारा धनराशि दी जाती थी, जो कि अब बंद हो चुकी है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि जब तक इस क्षेत्र में शोध नहीं हो जाता, तब तक प्रदेश के किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षित करने के लिए घेर बाड़ हेतु विशेष बजट दिया जाए। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए कहा कि राज्य के ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से उगाए जाने वाले तुमड़ी आलू की पारंपरिक खेती पर शोध करने की आवश्यकता है। वहीं पर गणेश जोशी ने प्रदेश में तुमड़ी आलू की अपार संभावनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि तुमड़ी आलू की सबसे अधिक डिमांड बढ़ती जा रही है। उन्होंने तुमड़ी आलू पर शोध किया जाना भी बेहद आवश्यक बताया, ताकि उत्पाद को बढ़ाया जा सके और किसानों को उसका उचित दाम मिल पाए। राजधानी देहरादून में हुए सड़क हादसे में 6 युवाओं के मारे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सरकार से सड़क सुरक्षा को लेकर कुछ बड़े सवाल खड़े किए हैं। कमेटी ने उत्तराखंड सरकार से इस पर जवाब मांगा है। रोड सेफ्टी मॉनिटरिंग कमेटी ने शासन से पूछा है कि आखिर हादसे के बाद शासन के स्तर से क्या कदम उठाए गए, इस हादसे के पीछे क्या वजह रही। ऐसे तमाम बिंदुओं पर कमेटी ने उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट मांगी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर संज्ञान लेने उत्तराखंड सरकार से विशेष कार्रवाई किए जाने की बात पर उत्तराखंड के DGP अभिनव कुमार ने कहा है कि उत्तराखंड में दुर्गम रास्ते हैं और ट्रैफिक का भी काफी ज्यादा प्रेशर है, जिस कारण बीच-बीच में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चिंता व्यक्त की है, जिसको लेकर कि पुलिस विभाग ने विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं और वो परिवहन विभाग के साथ मिलकर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रहा है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। देखिए, सड़क सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है, हर सरकार के लिए और पुलिस विभाग के लिए खासतौर से। हमारे प्रदेश में जिस तरह से दुर्गम रास्ते हैं और जिस तरीके का ट्रैफिक का प्रेशर है, तो बीच बीच में बड़े सीरियस एक्सीडेंट्स होते रहे हैं।
इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता जताई है और हम लोगों ने भी अभी फिर से कुछ विस्तृत गाइडलाइंस जारी किए हैं। अलग अलग हमारे प्रदेश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप की समस्या है। शहरों में जो बड़े शहर हैं, देहरादून वगैरह, यहाँ ड्रिंक ड्राइविंग की या रात में ओवर स्पीडिंग की समस्या है। पहाड़ों में कुछ और समस्याएं हैं, लेकिन पुलिस विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इस पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रहा है और मुझे आशा है कि जल्दी उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। हरिद्वार के गुरुकुल स्तंभ विश्वविद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय उत्तर भारत अंतर विश्वविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और इस अवसर पर अभिनव कुमार ने कहा कि इस 5 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अलग अलग विश्वविद्यालय की 90 टीमों ने प्रतिभाग किया है। उन्होंने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन लाता है, जिससे कि समाज और देश के लिए अच्छी बात होगी। विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश की, हमारे देश की एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पर अंतर यूनिवर्सिटी पुरुष वर्ग के आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 90 से अधिक यूनिवर्सिटीज और देश भर की 90 से अधिक यूनिवर्सिटी से यहाँ लड़के आए हैं खेलने के लिए और अभी आपने देखा किस उत्साह के साथ यहाँ पे मार्च पास्ट हुआ और ओपनिंग सेरेमनी हुई और मुझे पूरा विश्वास है अगले 4 दिनों में बहुत हाई क्वालिटी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होगा। बहुत उच्च कोटि की खेल भावना के साथ ये टूर्नामेंट आयोजित होगा और आने वाले दिनों में जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में आपको पता ही है 2 महीने बाद राष्ट्रीय खेलों का भी आयोजन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खेलों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हर प्रकार से खेल नीति लाई गई है, उसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। तो इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश में खिलाड़ियों की खेल क्षमता को विकास के कई नए अवसर मिलेंगे और मतलब युवाओं में अगर खेलों के प्रति सही भावना का संचार होगा तो आगे चल के मैं समझता हूँ समाज के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी। हरिद्वार से लगातार ये उठा ऋषभ पंत हो, मनीषा चौहान, लगातार इस तरह के खिलाड़ी निकलते आ रहे हैं। देखिए, ये अगेन मैं कहूँगा ये तो हरिद्वार के सौभाग्य की बात है कि ये सिर्फ ना सिर्फ ऋषि मुनियों की भूमि है बल्कि हमारे प्रतिभावान खिलाड़ियों की भी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है और मैं यही आशा करता हूँ जो नई खेल नीति आई है उससे भी प्रोत्साहित होकर यहाँ हरिद्वार जनपद के और अधिक संख्या में युवक और युवतियाँ जो है खेलों में हिस्सा लेंगे। सर, कहीं ना कहीं इससे बच्चे से भी सुधार होगा। बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि अगर हमारे समाज में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी तो बाकी जो और समस्याएं हैं समाज की, खासतौर से जो नशे की समस्या हम देख रहे हैं देश के कई हिस्सों में, पंजाब में हुआ और जगह भी नशे का जो ये प्रकोप बढ़ रहा है, तो इसकी रोकथाम में भी अगर हम खेलों को बढ़ावा देंगे तो उसमें बहुत मदद मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने परिशिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। इसके साथ सरकार ने खिलाड़ियों के व्यय मानकों में भी बदलाव किया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया है कि संशोधित शासन देश के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हमारे खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने 38 राष्ट्रीय खेलों के लिए संशोधित शासन देश जारी किया है, जिसके तहत विशेष प्रशिक्षण शिविरों की कार्य योजना के साथ साथ वित्तीय स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति दी गई है। विभिन्न खेलों में विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने के लिए आवास व्यवस्था, भोजन भत्ता, स्पोर्ट्स किट, यात्रा भत्ता, विविध व्यय की राशि में संशोधन किया गया है। तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से खिलाड़ियों को क्या कुछ सुविधाएं जो है वो अब प्राप्त होंगी। आवासीय व्यवस्था के तहत राशि को 150 से बढ़ाकर अब 800 रुपए प्रति खिलाड़ी जो है वो कर दिया गया है। ये बड़ी जो चेंजेस है वो निकलकर सामने आई है। भोजन भत्ता पहले 250 रुपए था, जिसे बढ़ाकर अब 480 रुपए यहाँ पर कर दिया गया है, जिसका सीधा फायदा इन खिलाड़ियों को होगा। स्पोर्ट्स किट, ट्रैक सूट, खेल किट, शूज और मोजे और साथ ही साथ कैप के लिए 5000 रुपए जो है वो उसकी सुविधा अब शासन प्रशासन द्वारा दी जाएगी। उपकरण के लिए खेल सामग्री को 25,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। ये कई बड़े फैसले खिलाड़ियों के हित में किए गए और विविध व्यय को अब 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है। खिलाड़ियों को कई सुविधाएं प्राप्त होंगी। यात्रा भत्ता यहाँ पर 1,500 यानी कि 1,500 रुपए से बढ़ाकर अब 2,000 रुपए कर दिया गया है। हेड कोच और सहायक कोच का मानदेय भी बढ़ा गया है।
इस हवाले से भी आपको बताएंगे। हेड कोच का मानदेय जहां पर 75,000 से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि खिलाड़ियों के साथ साथ कोच को भी अब कहीं ना कहीं सुविधाएं मिलेंगी। सहायक प्रशिक्षण का मानदेय 40,000 रुपए से बढ़ाकर अब 80,000 रुपए जो है वो यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये बड़े जो फैसले हैं वो यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए हैं। तो आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली खबर है वो देवभूमि उत्तराखंड से सामने आ रही, जहाँ पर चारधाम यात्रा के समापन के बाद अब शीतकालीन यात्रा शुरू करने की मांग उठने लगी है। वहीं पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद का कहना है कि सरकार को चारधाम यात्रा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। वहीं इस बाबत बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि सरकार शीतकालीन गद्दी स्थलों पर चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए मूलभूत विकास अवस्थापना के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रथम चरण के कई कार्य पूर्ण होने की ओर है। जैसे ही सरकार के द्वारा मूलभूत अवस्था अपने कार्यों को पूर्ण कर लिए जाएंगे, उसके बाद शीतकालीन यात्रा पर सरकार जल्द फैसला लेगी। तो चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।